ये इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 12। अब तक आपने पढ़ा। रुद्राक्षी ने रुद्र की बात मान ली और राठौर मेंशन आने के लिए हामी भर दी। पर जब उसने ये बात अद्वैत को बताई तो अद्वैत को ये बात पसंद नहीं आई और वो ईशा को लेकर सीधे राठौर मेंशन आ गया। आइए देखते हैं क्या अद्वैत रुद्राक्षी को अपने साथ वापस ले जाने में कामयाब हो पाता है। क्या वो जान पाता है कि रुद्राक्षी ने रुद्र के साथ रहने के लिए हाँ क्यों कही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ही रुद्राक्षी रुद्र को लेकर राठौर मेंशन पहुंची कि वामिका जी ने उन दोनों को दरवाजे पर रोक दिया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र की हालत देखकर वो जोर से चीख पड़ी। वहीं ईशा और अद्वैत ने भी जब रुद्र की यह हालत देखी तो वो दोनों दौड़ते हुए रुद्र के पास आए। वामिका जी घबराती हुई बोली, रुद्र ये क्या हुआ तुम्हें ये चोट। तभी रुद्र बोला, माँ मैं ठीक हूँ, रुद्राक्षी पहली बार घर आई है, उसका स्वागत करिए पहले। तभी अद्वैत बोला, तुमने ये जानबूझकर किया है ना, कोई स्वागत नहीं होगा, चुपचाप से अंदर चलो, जानता हूँ ये सब तुमने ना शर्त जीतने के लिए किया है। तभी रुद्र दर्द से करहाता हुआ बोला, कैसी बकवास कर रहे हो तुम अद्वैत, खुद को चोट क्या मैं शर्त पूरी करने के लिए पहुंचाऊंगा। तभी अद्वैत बोला, पर ये चोट लगी कैसे तुम्हें, और रुद्राक्षी तुम इसके साथ क्या कर रही थी, कहीं तुम्हें भी तो चोट नहीं लगी कहीं। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा तो वो दौड़कर रुद्राक्षी के पास आया। रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा तो रुद्राक्षी बोली, भाई मैं ठीक हूँ, पहले अंदर चलें, आंटी चलिए अंदर। इतना कहकर रुद्राक्षी ने रुद्र को अद्वैत के हाथों सौंपा। अद्वैत धीरे धीरे रुद्र को अंदर लेकर आया। उसने रुद्र को अंदर बैठाया और फिर उसे घूर कर देखने लगा। अद्वैत बोला, क्या किया है तुमने इस बार, कौन सा नया तमाशा है ये। तभी रुद्र बोला, ये कोई तमाशा नहीं है, बस एक एक्सीडेंट हो गया था, शुक्र मानो मैं मरा नहीं, बच गया मैं। पर तुम्हें खुशी हुई होगी इस बात की कि मैं ऐसी टूटी फूटी हालत में घर आया हूँ। तभी अद्वैत बोला, तुम किसी भी जवाब का सही से आंसर नहीं दे सकते क्या, उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या। तभी रुद्र बोला, तो तुम कैसी सिचुएशन में क्या सवाल पूछना चाहिए इसकी समझ नहीं रखते हो क्या। उन दोनों को यूं आपस में लड़ता देख रुद्राक्षी बोली, बस करिए आप दोनों, और भाई कोई तमाशा नहीं हुआ है, बस एक एक्सीडेंट हो गया था, बाकी सब ठीक है। तभी वामिका जी बोली, लग तो नहीं रहा है, रुद्र तुम्हें इतनी चोट कैसे आई। तभी रुद्र बोला, कुछ नहीं माँ, वो बस एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी। तभी वामिका जी बोली, गाड़ी से टक्कर हो गई, कौन चला रहा था गाड़ी, पुलिस कंप्लेंट की तुमने। रुद्र बोला, नहीं माँ मैंने कहा ना सब ठीक है। तभी अद्वैत बोला, रुद्राक्षी तुम रुद्र के पास क्या कर रही थी। रुद्राक्षी बोली, वो मैं किसी फ्रेंड से मिलने गई हुई थी और जब मैं मिलकर आ रही थी तो रुद्राक्षी ने इतना कहा ही कि तभी रुद्र बोला, हाँ तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। अद्वैत बोला, जानता हूँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, पर एक्सीडेंट हुआ कैसे और रुद्राक्षी उससे कैसे कनेक्ट है, मुझे ये जानना है बस। यह सुनकर रुद्राक्षी ने एक लंबी सांस ली और बोली, भाई वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आ रही थी तो अचानक से गाड़ी सामने से आ गई, मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने आकर मुझे बचा लिया, पर मुझे बचाते बचाते वो गाड़ी के सामने आ गए, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। रुद्राक्षी ने इतना बड़ा झूठ एक ही सांस में बोल दिया था। वहीं रुद्र तो रुद्राक्षी के मुंह से ये सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था, पर फिर भी अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखते हुए बोला। अद्वैत बोला, क्या तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तू ठीक तो है ना, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। रुद्राक्षी बोली, नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रुद्र को चोट आई है। अद्वैत बोला, ठीक है अब तो सब ठीक है ना, डॉक्टर्स ने क्या कहा। रुद्राक्षी बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस डॉक्टर्स ने कहा है कि 10 से 15 दिन आराम करने को कहा है रुद्र से, और उनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल मना किया गया है। अद्वैत बोला, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा और डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो ईशा को यहाँ रख सकते हैं। ईशा अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। तभी वामिका जी बोली, नहीं बेटा ऐसी हालत में ईशा को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कोई बात नहीं हम लोग हैं यहाँ, मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो। अद्वैत बोला, ठीक है। हालांकि अद्वैत ने अभी तक रुद्राक्षी का सामान राठौर मेंशन में नहीं छोड़ा था, उसे बस वामिका जी और मिस्टर सिसोदिया को ये बताया था कि रुद्र रुद्राक्षी एक साथ है। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं रुद्र रुद्राक्षी के साथ ज़बरदस्ती उसे अपने घर लाने के लिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, इसी डर की वजह से वो राठौर मेंशन आया था, पर वो रुद्राक्षी से बात करना चाहता था। और अभी तो रुद्राक्षी ने यह भी नहीं बताया था कि वो रुद्र के साथ राठौर मेंशन रहने वाली है। तभी वामिका जी ने जैसे ही ये कहा कि वो मैनेज कर लेंगी और ईशा को इस हालत में नहीं रुकना चाहिए, तो ये सुनकर अद्वैत बोला, ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा तो रुद्र बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, और अब जब तुम आ ही गए हो तो खाना खा कर जाओ, वैसे भी रात हो ही गई है, आई एम श्योर खाना थोड़ी देर में बन जाएगा। अद्वैत बोला, नहीं घर पर भी खाना बन गया होगा। रुद्र बोला, मैंने कहा ना खाना खा कर जाओ, और वैसे भी तुम दोनों इस घर के बेटी और दामाद हो, हमारे घर की परंपरा बेटी और दामाद को बिना खाए भेजना नहीं है।
अद्वैत ने ये सुना तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मिस्टर सिसोदिया ने भी अद्वैत से रिक्वेस्ट की, इसलिए अद्वैत ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तभी रुद्राक्षी बोली, भाई मैं यहीं रहूंगी। जैसे ही रुद्राक्षी ने यह कहा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन आंखों में चमक थी। अद्वैत ये सुन रुद्राक्षी को गार्डन एरिया की तरफ लेकर गया ताकि वो रुद्राक्षी से अकेले बात कर सके। वहीं बाकी किसी ने भी उन दोनों को नहीं रोका। रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था। तो वहीं ईशा रुद्र को नोटिस कर रही थी। इस बात को रुद्र ने देख लिया था, इसलिए वो शांत बैठा हुआ था। वो जानता था कि ईशा बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करती है और अगर ईशा को जरा सी भी भनक लगी तो वो अद्वैत को जरूर बताएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वहीं गार्डन में जब अद्वैत रुद्राक्षी से सारी बातें पूछने लगा तो रुद्राक्षी सारी बातों का जवाब देते हुए बोली। अद्वैत बोला, यहीं रहूंगी मतलब? रुद्राक्षी बोली, यहीं रहूंगी मतलब कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी जिस फ्रेंड से मिलने गई थी उसके बाद मैं रुद्र से मिलने वाली थी। मैं इसे कुछ बातचीत कर पाती उससे पहले ही ये सब हो गया। अद्वैत बोला, पर कल तो तू सब खत्म करने वाली थी और अब अचानक? रुद्राक्षी बोली, हाँ मैंने सोचा इस बारे में और फिर मुझे रिद्धि ने भी बताया कि तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए कम से कम 3 महीने या 6 महीने हमें एक साथ रहना होगा। तो मैं यही बातचीत करने के लिए रुद्र से मिलने वाली थी। मुझे लगता है ये सही समय नहीं है ये सब बातचीत करने का, और रुद्र की हालत भी मेरी वजह से हुई है। उसके लिए कम से कम 3 महीने या 6 महीने हमें एक साथ तो रुकना होगा। तो मैं यही बातचीत करने के लिए रुद्र से मिलने वाली थी। मुझे लगता है ये सही समय नहीं है ये सब बातचीत करने का, और रुद्र की यह हालत मेरी वजह से हुई है। तभी अद्वैत बोला, तो ये सारी चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर मत ले रुद्राक्षी, और रुद्र का एक्सीडेंट होना और तेरा वहाँ होना बस एक इत्तेफाक था। तभी रुद्राक्षी बोली, इत्तेफाक ही सही भाई, लेकिन हुआ तो मेरी वजह से ना। इतना सब होने के बाद भी वो मुझे बचा रहे हैं। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता तो। अद्वैत बोला, तो मतलब तू श्योर है तू यहाँ रहेगी? रुद्राक्षी बोली, हाँ भाई। अद्वैत बोला, ठीक है, पर अगर तेरे साथ इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो आकर सीधे मुझे बताएगी, ठीक है ना? डरना मत, मैं सब संभाल लूंगा। रुद्राक्षी बोली, हाँ भाई मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। आप फिलहाल भाभी पर ध्यान दीजिए, उनकी तबीयत पर। इस हालत में उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, रुद्र भाभी के भाई हैं। अपने भाई को ऐसी हालत में देख उन्हें काफ़ी स्ट्रेस हो रहा होगा। आप उनसे बात कर लीजिए और मेरी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। तभी अद्वैत बोला, ठीक है, तेरा सामान गाड़ी में रखा हुआ है, अभी यहाँ मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में। अब अगर तेरा यही फैसला है तो मैं नीचे हॉल में सबको बता दूंगा कि तू यहीं रहने वाली है। रुद्राक्षी ने यह सुना और हाँ में सर हिलाते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, ठीक है भाई, आप मेरी चिंता मत करिए, कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगी। यह सुनकर अद्वैत को थोड़ा आराम मिला। उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। रुद्राक्षी भी अपनी बात कहकर गार्डन से वापस हॉल में आ गई। रुद्राक्षी और अद्वैत जब बात करके आ रहे थे तो उन दोनों को देख वामिका जी ने खाने की सारी तैयारी कर दी। हालांकि रुद्र को खाना उसके कमरे में ही देना था, इसलिए रुद्राक्षी रुद्र का खाना लेकर कमरे में चली गई, जबकि अद्वैत रुद्राक्षी को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं रुद्राक्षी उससे कुछ छिपा तो नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कमरे में रुद्र यही सोच रहा था कि अद्वैत रुद्राक्षी को अपनी बातों में फंसाकर कहीं सारी बात पता न कर ले। वो बस रुद्राक्षी के आने का इंतजार कर रहा था। रुद्र ने सोच रखा था कि वह रुद्राक्षी को अपने प्यार का यकीन दिलाकर रहेगा। वो सच में चाहता था कि रुद्राक्षी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। रुद्राक्षी खाना लेकर जैसे ही कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा रुद्र उठने की कोशिश कर रहा है। रुद्राक्षी ने सीधे दौड़कर रुद्र के पास आई और बोली। रुद्राक्षी बोली, उठने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा चलने फिरने से। रुद्र बोला, वो मैं बस नीचे जा रहा था तुम्हें ढूंढने, पता चला अपने भाई के साथ वापस चली गई। रुद्राक्षी बोली, बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है रुद्र सिंह राठौर। रुद्र बोला, तारना मारने से कब बाज आओगी तुम बीवी? तभी रुद्राक्षी बोली, खाना लाई हूँ, खाना खा लो। रुद्र बोला, पर मेरे हाथों में चोट लगी है, तुम ही खिला दो, और मुझसे मेरा शोल्डर मूव भी नहीं किया जा रहा। तभी रुद्राक्षी बोली, तुम्हारे बाएं हाथ में चोट लगी है, दाहिना हाथ सही सलामत है, और खाना दाहिने हाथ से खाया जाता है, तो तुम खाना खा सकते हो। आई थिंक तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने भाई से झूठ बोला है। कैन यू इमेजिन कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है इस समय? रुद्र बोला, तो बता देती सच अपने भाई को। रुद्राक्षी बोली, हाँ, ताकि जो तुम चाहते हो वो हो जाता। वैसे भी तुम चाहते थे ना मैं यहाँ रुकी रहूं, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं हूँ। रुद्र बोला, बात ये नहीं हुई है, बात ये हुई है कि तुम कम से कम 1 महीना मेरे पास रहोगी। रुद्राक्षी बोली, तो शायद 20-25 दिन 1 महीने के बराबर ही होते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। रुद्र बोला, पर अब क्या करें, तुम्हें रोज सुबह शाम दिन रात यही शक्ल देखनी पड़ेगी। रुद्राक्षी बोली, इसी का तो अफसोस है। रुद्र बोला, तुमने खाना खा लिया? रुद्राक्षी बोली, नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी।
रुद्र बोला, जहाँ तक मुझे लगता है माँ ने खाना 2 लोगों के लिए भिजवाया है, तो आकर बैठकर खा लो साथ में, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं खाऊंगा मैं। रुद्राक्षी बोली, तुमसे बहस करना ही बेकार है। रुद्राक्षी ने चुपचाप रुद्र का खाना निकाला और उसे खाना खाने के लिए सोफे के पास लेकर आई। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए रुद्र सोफे के पास बैठा और जैसे ही उसने अपने हाथ को मूव करना शुरू किया तो उसके राइट हैंड के मूवमेंट से उसके शोल्डर में दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि उसने रुद्राक्षी को बताया नहीं, लेकिन रुद्राक्षी उसे नोटिस कर रही थी। रुद्राक्षी ने जब रुद्र को ऐसे खाते हुए देखा तो उसने अपनी प्लेट साइड में रखते हुए रुद्र की प्लेट उठा ली। रुद्र बोला, क्या हुआ? मैंने अभी खाना नहीं खाया, अब तुम मेरा खाना भी छीन रही हो? रुद्राक्षी बोली, छीन नहीं रही हूँ, खिला रही हूँ, देख रही हूँ मैं कैसे खा रहे हो तुम। इतना कहकर रुद्राक्षी ने चुपचाप रुद्र को एक एक निवाला खिलाना शुरू कर दिया। हालांकि उन दोनों के बीच में इस समय कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन रुद्र रुद्राक्षी को देख रहा था। खाना खिलाने के बाद रुद्राक्षी ने रुद्र के हाथ धुलाए और उसे वापस बेड पर बैठा दिया। रुद्र बेड पर बैठ चुका था। रुद्राक्षी ने नीचे हॉल में गई तो वहां अद्वैत और ईशा जाने की तैयारी कर रहे थे। ईशा अद्वैत को विदा करके रुद्राक्षी कमरे में आई तो उसने देखा रुद्र सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में दर्द होने की वजह से वह अच्छे से सो नहीं पा रहा था। रुद्र को उसे खुद को एडजस्ट करता देख रुद्राक्षी उसके करीब आई। उसने पिलो को रुद्र के सर की तरफ रखते हुए अच्छे से सोने के लिए कहा। रुद्र बोला, मैं तो सो जाऊंगा, पर तुम कहाँ सोओगी? रुद्राक्षी बोली, इतना बड़ा घर है तुम्हारा और कमरे होंगे, तो कहीं भी सो जाऊंगी। रुद्र बोला, ऐसे कैसे कहीं भी सोओगी? घर में मैं अकेला नहीं रहता हूँ, माँ और नानू भी रहते हैं, और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? रुद्राक्षी बोली, वही सोचेंगे जो हमेशा से सोचते आ रहे हैं। रुद्र बोला, शायद तुम भूल रही हो, तुमने ही सामने से सबके सामने ये कहा कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हुई हो, तो सबको यही लग रहा है कि हम दोनों सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे ऐसे करने से वो हर्ट हो? अगर तुमने हर्ट करने के इरादे से तुम यहाँ आई हो तो चले जाओ, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अब किसी को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे पता है जब किसी को दुख होता है तो उसे कैसा लगता है। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना तो वो थोड़ा शांत हो गई। रुद्राक्षी समझ रही थी कि रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती थी। रुद्र ने रुद्राक्षी को अपने साथ सोने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, पर रुद्र ने जब उससे ये कहा कि वो बाहर नहीं सोएगी तो रुद्राक्षी बोली, मैं नहीं सो रही हूँ बाहर और किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर तो मैं नहीं सोने वाली हूँ। रुद्र बोला, क्यों घबरा रही हो कि मैं कुछ कर दूंगा? डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। रुद्राक्षी बोली, हाँ जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ सोने के लिए। रुद्र बोला, हाँ तभी तो मना कर रही हो, अगर ऐसा नहीं है तो आओ चुपचाप से सो जाओ। रुद्राक्षी ने रुद्र की तरफ देखकर कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पिलो निकाला और उसे अपने सिरहाने पर रखकर अलग ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। वही रुद्र जैसे ही पलटना चाह रहा था तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। रुद्र बोला, सुनो। रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? रुद्र बोला, हाँ। रुद्राक्षी बोली, अभी दवाई खाई है ना तो नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। रुद्र बोला, तब तक मैं क्या करूं? रुद्राक्षी बोली, उठो, तब तक आओ मैं सर दबा देती हूँ, नींद जल्दी आ जाएगी। इतना सुनकर रुद्राक्षी बेड पर बैठ गई और रुद्र उसके करीब आकर उसकी गोद में लेट गया। रुद्र का यूं गोद में आकर लेट जाना रुद्राक्षी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा कि रुद्र को दर्द हो रहा है तो ना जाने क्यों उसके भाव बदल गए। कुछ ही मिनट में रुद्र रुद्राक्षी की गोद में काफी सुकून से सो चुका था, लेकिन रुद्राक्षी की आंखों में आज नींद नहीं थी। वो काफी देर ऐसी ही बैठी रही। जब उसे लगा कि रुद्र शायद गहरी नींद में जा चुका है तो उसने रुद्र को धीरे से अपनी गोद से उठाने की कोशिश की और उसके सर पर एक पिल्लो रखते हुए उसके पास उसे सुला दिया। अच्छे तरीके से ब्लैंकेट उड़ाया और उसके बाद उसी के बगल में आकर लेट गई। उसके बाद रुद्राक्षी कब नींद के आगोश में गई उसे पता ही नहीं चला और रात यूं ही बीत गई। सुबह जब हुई तो रुद्र भी जब उसकी आंखें खुली तो उसका एक हाथ रुद्राक्षी की कमर से लिपटा हुआ था। अपने पास बगल में सोई हुई रुद्राक्षी रुद्र को किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रही थी। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखकर एक मुस्कान दी। रुद्राक्षी के चेहरे पर आ रहे बाल रुद्र के चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। रुद्र ने अपने हाथों को उसके चेहरे के पास ले जाकर उसके बालों को धीरे से हटाना चाहा कि तभी उसे एहसास हुआ कि शायद रुद्राक्षी जगने वाली है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे हाथ कमर पर पहले लिपटा था वैसे ही कर दिया। रुद्राक्षी की नींद खुली तो उसे अपने पेट की तरफ कुछ भारी सा महसूस हुआ। जब उसने वहां देखा तो रुद्र का हाथ उसे पकड़ा हुआ नजर आया। रुद्राक्षी की नजर अनायास ही रुद्र पर चली गई। उसने रुद्र को देखा जो सोते हुए बेहद मासूम लग रहा था। ना जाने क्या सोचते सोचते उसका हाथ रुद्र के चेहरे तक गया ही था कि तभी उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया और धीरे से अपने सर को झटकते हुए रुद्र के हाथ जो कि उसकी कमर से लिपटे थे उन्हें दूसरी ओर किया। रुद्राक्षी धीरे से उठी और सीधे बाथरूम में गई।
रुद्राक्षी के बाथरूम में जाते ही दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुन रुद्र भी उठ गया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसे रुद्राक्षी कमरे में नहीं दिखी, पर उसके चेहरे पर एक थोड़ा सुकून और मुस्कान ज़रूर थी। थोड़ी ही देर में रुद्राक्षी जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा रुद्र उठ चुका है। रुद्राक्षी ने रुद्र की तरफ देखा पर कुछ न बोली। रुद्राक्षी को देख रुद्र बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस राठौर, बड़ी जल्दी उठ जाती हैं आप। रुद्राक्षी बोली, अब सब तुम्हारी तरह आलसी थोड़ी ना होते हैं, कुछ मेरी तरह समझदार होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रुद्र बोला, तुम मुझे आलसी कह रही हो? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, यहाँ तुम्हें हम दोनों के अलावा कोई और दिख रहा है? रुद्र बोला, सुबह सुबह लड़ने का इरादा है क्या बेबी? रुद्राक्षी बोली, बेबी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। रुद्र बोला, तो तुम ही बता दो, क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं। रुद्र बोला, ये कैसा नाम है? कुछ नहीं, इससे बढ़िया तो बेबी ही है। रुद्राक्षी ने ये सुनकर रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी कमरे से बाहर जाने को हुई कि तभी रुद्र उसकी तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, कहाँ जा रही हो? रुद्राक्षी बोली, बाहर नीचे हॉल में। रुद्र बोला, अब जा ही रही हो तो मेरे लिए चाय लेकर आना, कम शक्कर वाली। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना तो वह रुद्र से बोली, तुम जानबूझकर मुझसे ये नौकरों वाले काम करवा रहे हो ना? रुद्र बोला, पति की सेवा करना पत्नी का कर्तव्य होता है, इसमें नौकर और नौकरानी वाली क्या बात? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे लिए चाय बनाना ना तुम्हारा फर्ज है। तभी रुद्राक्षी बोली, तुम्हें बड़ी जल्दी मेरे फर्ज याद आ जाते हैं ना? और खुद के फर्ज याद है तुम्हें या भूल गई? या बदले की आग में स्वाहा कर दिया था तुमने उन्हें भी? रुद्राक्षी ने रुद्र को फिर से ताना मार दिया, जिसे देख रुद्र रुद्राक्षी को घूरने लगा। रुद्राक्षी के ताने सुन रुद्र उसकी तरफ देखकर और उसके पास आकर बोला। रुद्र बोला, मैं उस बात की माफ़ी मांग चुका हूँ रुद्राक्षी, तुम कहो तो तुम्हारे सामने नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ इतना ताना कौन मारता है? रुद्राक्षी बोली, और तुम्हें लग रहा है कि इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? रुद्र बोला, तो तुम बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो? रुद्राक्षी बोली, तुम कुछ मत करो, तलाक के कागज़ दिए हैं ना, उन पर सिग्नेचर्स कर दो। रुद्र बोला, ये तो होने से रहा। रुद्राक्षी बोली, तो बस मुझे इसके अलावा तुमसे किसी फ़र्ज की उम्मीद नहीं है। रुद्र बोला, मेरे जीते जी तो तुम्हारा सारा श्रृंगार उतरने से रहा, समझी तुम? रुद्राक्षी बोली, मैं श्रृंगार के होते हुए भी विधवा वाली जिंदगी जी चुकी हूँ रुद्र, इसलिए अब मुझे इन बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं। जैसे ही रुद्राक्षी ने यह कहा तो रुद्र कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि तभी रुद्राक्षी बिना कुछ बोले और चुपचाप रुद्र की बात सुने बिना ही कमरे से बाहर चली गई। रुद्र के चेहरे पर यह सुने एक उदासी छा चुकी थी। रुद्र खुद से बोला, मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, पर फिर भी मुझे इस बात की खुशी थी कि तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी हो चुकी हो। खैर, देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही जाने वाले थे। रुद्र और रुद्राक्षी के बीच ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां पिघलने लगी थी। रुद्राक्षी, जो कि एक सख्त लहजे के साथ रुद्र के साथ रुकने को राजी हुई थी, उसने नरमी दिखाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 14 दिन बीत गए। वहीं प्रताप मेंशन में अद्वैत इस बात से खुश था कि रुद्राक्षी शायद सचमुच अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। अतुल जी भी इस बात से खुश थे और राठौर मेंशन में वामिका जी भी इस बात से खुश थी कि रुद्राक्षी रुद्र के साथ अपने बिगड़े संबंधों को धीरे धीरे ठीक कर रही है, जैसा कि हो ही रहा था। रुद्राक्षी उन लोगों से धीरे धीरे खुल रही थी, बातचीत करने लग गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बीते इन 14 दिनों में आशीष भी रुद्र से मिलने काफ़ी बार आया। उसने रुद्र को देखा और रुद्राक्षी को यूँ रुद्र की केयर करता देखा तो आशीष के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन एक सुकून साफ दिखाई पड़ रहा था, मानो उसे किसी गहरी बात का एहसास हो रहा हो। रुद्र के पैर पर लगा प्लास्टर हटा दिया गया। रुद्र धीरे धीरे चल रहा था। रुद्राक्षी और उसके बीच ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती, पर जितनी होती उस बातचीत में भी अब वो दोनों लड़ नहीं रहे थे, ना ही एक दूसरे को ताने दे रहे थे और ना ही रुद्र ने सब कुछ ठीक करने के बारे में कुछ कहा था। आशीष जब कुछ दिन पहले घर आया तो उसने रुद्र को इस बात के लिए समझाया कि वो बार बार रुद्राक्षी के सामने वो बात ना दोहराए कि सब कुछ ठीक करना चाहिए या उसे एक मौका देना चाहिए, ऐसी कोई भी बात जिससे रुद्राक्षी बीते 7 महीनों की बीती यादों में फिर चली जाए। और रुद्र ने ठीक वैसा ही किया। इन 14 दिनों में रुद्र ने रुद्राक्षी से कुछ नहीं कहा, जिससे शायद उन दोनों के बीच के संबंध बेहतर बने। हाँ, लड़ाई नहीं हो रही थी, एक दूसरे पे तानों की बौछार नहीं हो रही थी। रुद्र ने अब ऑफिस जाने का फैसला कर लिया था। रुद्र ऑलमोस्ट ठीक हो रहा था और पैर से प्लास्टर हट जाने के बाद वो कंपनी जाना चाहता था। वहीं रुद्राक्षी ने अपना हॉस्पिटल दोबारा से ज्वाइन कर लिया। हालांकि रुद्राक्षी लंदन जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र की ऐसी हालत देखकर उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। एक रोज़ जब उसकी रिद्धि से बात हुई तो रिद्धि ने भी उसे यही सजेस्ट किया कि उसे तलाक लेने के लिए भी कम से कम 6 महीने रुद्र के साथ बिताने होंगे, इसलिए बेहतर है कि अभी अगर वो रुद्र के साथ है तो वो उसे रुद्र को जांच ले। इन 7 महीनों में अगर उन दोनों के बीच सब ठीक होता है तो सही,
नहीं होता है तो तलाक हो जाएगा। रुद्राक्षी ने भी कम से कम 6 महीने रुकने का फैसला तो कर लिया था। उसने जब ये बात रिद्धि से कही तो रिद्धि भी खुश थी। वहीं गर्विक भी रुद्र को लेकर काफी कुछ सजेस्ट कर रहा था। गर्विक ने रुद्र को काफी समझाया, जिसे सुनकर रुद्र ने धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सही करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में सबकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। रुद्र, अद्वैत, आशीष तीनों एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट ने पूरे मार्केट को हिलाया था, लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों से कोई बैर पाले हुए था तो वो कोई और नहीं बल्कि आशुतोष राणा था। आशुतोष राणा बीते इस 1 महीने में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। कामनी राणा ने आशुतोष राणा के बिजनेस को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए काफी मदद की, लेकिन जिस तरीके का बिजनेस आशुतोष राणा पहले किया करता था वैसा बिजनेस अभी नहीं हो रहा था। इसलिए आशुतोष राणा चाहता था कि अद्वैत उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करे और पैसा लगाए, जिससे उसे ज्यादा फायदा हो। इसके लिए उसने कामिनी जी पर यह दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर अद्वैत ने सपोर्ट करने से मना किया तो वह उनकी पोती को तलाक दे देगा, जिसे सुनकर कामिनी जी के होश उड़ गए। वो रोती बिलखती हुई जब अतुल जी के पास प्रताप मेंशन आई तो अद्वैत ने साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसे किसी भी मामलों में नहीं पड़ने वाला है और ना ही आशुतोष राणा की कोई मदद करने वाला है। आशुतोष राणा बैंकरप्ट अपनी गलती के कारण हुआ था, इसमें अद्वैत का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं। पर कामिनी जी ने जब ये देखा कि अद्वैत किसी कीमत पर राजी नहीं है तो उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे राजी करने का शुरू किया। पर अतुल जी ने भी उनकी इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बात से उन्हें काफी गुस्सा आया, जिसका बदला उन्होंने इस तरीके से निकाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रुद्र के ठीक हो जाने के 1.5 महीने के बाद रुद्र अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ चुका था। उसने अपने सारे प्रोजेक्ट जो अभी तक गर्विक और उसके मैनेजर के अंडर चल रहे थे उन्हें अपने हाथों में ले लिया। अद्वैत और आशीष के साथ उसका ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा था, लेकिन उसके अपने कई सारे प्रोजेक्ट अभी रन कर रहे थे जिन पर वो किसी कीमत पर सक्सेस हासिल करना चाहता था। अतुल जी इस बात से बेहद खुश थे कि सभी बच्चों के बीच के रिश्ते सुलझ रहे हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ समय में एक ऐसा तूफान सबकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और क्या है वो तूफान, जानेंगे आगे कहानी में। इन 2 महीनों में रुद्र और रुद्राक्षी के बीच में काफी बातचीत धीरे धीरे हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। रुद्र ने रुद्राक्षी से काफी माफी भी मांगी थी। एक रोज जब रुद्राक्षी नशे की हालत में रुद्र के सामने फूट फूट कर रो पड़ी तो रुद्र ने भी अपनी गलती को मानकर रुद्राक्षी को ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी गलती सुधारेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो सब करेगा। उन दोनों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पनपने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को समय और भरोसा देने लगे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। आइए देखते हैं आखिर इन 2 महीनों बाद क्या होने वाला है इन लोगों की जिंदगी में। ईशा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था। जुड़वा बच्चे थे, इसलिए ईशा की काफ़ी केयर करनी पड़ रही थी। रिद्धि ईशा की मदद के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए प्रताप मेंशन आ चुकी थी। रुद्राक्षी भी अस्पताल में सारे काम को अपने ऊपर संभाल चुकी थी। ईशा को कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा था, इसलिए जब वो हॉस्पिटल कम आती थी और जब कभी अपना चेकअप कराना होता या फिर रुद्राक्षी से मिलना होता तो वो हॉस्पिटल चली आती। रिद्धि ने ईशा की पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। ईशा इस बात से खुश थी कि उसे रिद्धि जैसी ननद मिल रखी है और रुद्राक्षी जैसी भाभी। वामिका जी और अतुल जी के बीच में सब ठीक हो रहा था। दोनों ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते थे, लेकिन जितनी बातचीत करते थे उसमें कहीं भी ये नहीं लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वामिका जी ने अतुल जी से भी अपने किए की काफ़ी माफ़ी मांगी। अतुल जी ने उन्हें माफ़ भी किया और उनकी गलतियों को भुलाने की कोशिश भी की। पर इन 2 महीनों में कामिनी जी और आशुतोष राणा, राठौर परिवार और प्रताप परिवार दोनों को बर्बाद करने का सपना पाले हुए थे। कामिनी जी का बेटा रक्षित, जो कि अपनी माँ को कई बार समझा चुका था कि आशुतोष राणा के साथ उन्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, पर फिर भी कामिनी जी ने आशुतोष राणा का ही साथ दिया। यहाँ तक कि उनके हिस्से की कुछ जमीन जो कि अतुल जी के पिताजी ने उनके नाम करके रखी थी, उसका आधा हिस्सा उन्होंने आशुतोष राणा को दे दिया, सिर्फ उनके बिजनेस को खड़ा करने के लिए। ये बात रक्षित और दिव्यांशी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर में काफ़ी हंगामा हुआ और रक्षित अपनी पत्नी दिव्यांशी और अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए कामिनी जी को छोड़कर चला गया। आशुतोष राणा, जो कि अब कामिनी जी के साथ उनके पति के साथ उनके घर पर रहता था, वो इस बात से खुश था कि रक्षित हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुका है। उसे यही लगता था कि अगर उसका ससुर यहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि कामिनी जी अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर दे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। उन्होंने कामिनी जी को ऐसे मैनिपुलेट किया हुआ था कि कामिनी जी को अब अपनी पोती भी नज़र नहीं आती थी, उन्हें बस आशुतोष राणा दिखता था।
और राठौर परिवार और प्रताप परिवार की बर्बादी जो वो चाहती थी। आशुतोष राणा ने भी सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेगा कि राठौर परिवार और प्रताप परिवार दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए उसने एक ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाया जिस इंसान के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि शोभित था। वही शोभित जिसकी शादी रुद्राक्षी से होने वाली थी। रुद्राक्षी ने जब शोभित के बारे में रुद्र को बताया तो रुद्र ये सुनकर हैरान था। रुद्र के रिएक्शन को देखकर रुद्राक्षी उसे अपनी बात समझाते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, मेरे कहने का मतलब ये है कि शोभित के साथ एक ट्रेजेडी हुई है। हाल ही में उसकी शादी टूट गई। उसके इन-लॉज ने उसे काफ़ी परेशान किया और शायद किसी फ्रेंड से उसकी बातचीत भी नहीं होती, इसलिए कुछ दिनों से मुझसे बात करना चाह रहा है। और सिर्फ बात ही नहीं करना चाहता बल्कि मुझसे मिलना भी चाह रहा था, पर मैं टाल दे रही थी, इसलिए आज वो हॉस्पिटल आ गया। रुद्र बोला, अच्छा फिर? रुद्राक्षी बोली, फिर कुछ नहीं, मैं बिजी थी तो उससे ज़्यादा मिल नहीं पाई और ना ही ज़्यादा बातचीत कर पाई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। रुद्र बोला, जब तुम ठीक हो और तुम्हारे मन में ऐसे कोई गलत विचार नहीं है उसके प्रति तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? रुद्राक्षी बोली, मैं परेशान इस बात से हूँ कि मैं उसे मना कैसे करूँ। देखो रुद्र, ऑनेस्टली मैं उससे बात नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसे सामने डायरेक्ट ये बात कहूँ तो मुझे थोड़ा उदास चेहरा उसका दिखने लग जाता है और मैं अपनी बात कहने से रुक जाती हूँ। रुद्र बोला, पर तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहोगी तो उसे बुरा लगेगा? रुद्राक्षी देखो, मेरे लिए तुम्हारा कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर तुम मेरा ओपिनियन मांगती हो तो सच कहूँ तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बातचीत करो। अब तुम इसे मेरी थोड़ी जेलसी समझो या कुछ और, पर देखो वो इंसान हमारे अतीत की कुछ यादों से जुड़ा हुआ है और हम दोनों का बीता हुआ कल इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं नई यादें बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज से 10 साल बाद अगर हमें इन बातों को याद करें तो हमें वो बुरी बातें याद ना आए बल्कि अच्छी बातें याद आए। हमारा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, प्यार करना, हमारा रिश्ता, मुझे ये सब याद करना है। रुद्राक्षी बोली, मेरा भी यही पॉइंट है रुद्र, मैं भी यही चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि उसे मना कैसे करूँ। रुद्र बोला, एक बात सुनो, उसकी शादी टूटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसके साथ बुरा हुआ इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बस बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम किसी का बुरा होता नहीं देख सकती, भले ही इसके लिए तुम कई बार हर्ट क्यों ना हो जाओ, पर तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। ये सुनकर रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिलाया। उसने रुद्र का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली। रुद्राक्षी बोली, तुम सारी बातों को कितनी आसानी से सही कर देते हो। रुद्र बोला, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, मेरी ऐसी छुई मुई बीवी रही तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है तुम्हें। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है। रुद्र बोला, ठीक है नहीं, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, रुद्र सिंह राठौर की बीवी। तुम इतनी कमज़ोर हो जाओगी तो हमारा बेबी कैसा होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी रोतुड़ू बच्ची बन जाए। रुद्राक्षी बोली, मैं कब रोती रहती हूँ? रुद्र बोला, रोती तो रहती हो। रुद्राक्षी बोली, और तुम्हें कैसे पता कि बेटी ही होगी? क्या पता बेटा हो जाए। रुद्र बोला, मुझे भरोसा है कि बेटी ही होगी, देखना बेटी होगी। रुद्राक्षी बोली, क्यों, किसी बाबा से मंत्र फूंक कर लाए हो? रुद्र बोला, लाया तो नहीं हूँ पर मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा है। और वैसे स्वीट हार्ट, बच्चे करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, तुम कहो तो 1 हफ्ता सारा काम छोड़ छाड़ कर उस प्रक्रिया पर काम करते हैं। परफॉर्मेंस बेटर होगी तभी तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा ना, क्या बोलती हो? वैसे भी अभी तक हमने सुहागरात मनाई नहीं है। इतना कहकर रुद्र ने अचानक रुद्राक्षी के गालों पर चूमा तो रुद्राक्षी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारी तो रुद्राक्षी उसकी तरफ देखकर बोली। रुद्राक्षी बोली, तुम्हें भी ना शर्म नहीं है बिल्कुल भी। रुद्र रुद्राक्षी के करीब आया। उसने रुद्राक्षी को उसकी कमर की तरफ से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। हल्की सी रुद्राक्षी जल्द ही रुद्र की गिरफ्त में आ गई। रुद्र अपने करीब करते हुए रुद्राक्षी के चेहरे की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, आई लव यू स्वीट हार्ट, पर मैंने जो कहा है ना वो बिल्कुल सही कहा है। मैं चाहता हूँ कि अब हमें कुछ तो कर लेना चाहिए। रुद्राक्षी बोली, अभी नहीं, एक बार ईशा भाभी का सब ठीक हो जाए, उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। अभी उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। रुद्र बोला, हाँ पर मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी शुरू कर देते हैं। रुद्राक्षी बोली, तो अभी क्या करने का इरादा है जनाब आपका? रुद्र बोला, मैं तो अभी सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करने को कह रहा हूँ। प्रैक्टिस होगी तभी तो परफॉर्मेंस डे पर परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। इतना कहकर रुद्र ने अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों से सटा दिया और उन्हें इस तरीके से चूमने लगा। उन दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से तो नहीं था पर धीरे धीरे नई दिशा में जा रहा था जो अभी भी पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं था। रुद्र और रुद्राक्षी के बीच एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा आयाम लिख चुका था। वहीं शोभित, जो कि रुद्राक्षी से आज हॉस्पिटल में मिलने के बाद थोड़ा परेशान था। जब वो आशुतोष राणा से मिलने गया तो उसे आशुतोष राणा ने एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। शोभित, जिसे यही लग रहा था कि रुद्र और रुद्राक्षी के बीच कुछ ठीक नहीं है और शायद वो एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, उसके लिए ये शॉकिंग था।
आशुतोष राणा को ये पता चल गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्षी रुद्र से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसने तलाक के लिए डाली गई अर्जी वापस ले ली है। ये सुनने के बाद तो शोभित के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे सुबह हुई सारी घटनाएं याद आई कि कैसे रुद्राक्षी ने उसे इग्नोर किया। उसे अंदाजा होने लगा था कि रुद्राक्षी उसके साथ कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके साथ कोई रिश्ता बढ़ाना ही नहीं चाहती, और उसे ये लगने लगा था कि शायद रुद्राक्षी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही है। ये सुनने के बाद तो शोभित गुस्से से पागल हो चुका था। इसलिए उन दोनों के दिमाग में एक ऐसा खुरापाती प्लान शुरू हो चुका था जिसे सुनकर आशुतोष और शोभित दोनों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। जिसे अंजाम देने वाले थे वो अगले दिन। देखते ही देखते सुबह हो गई। दिन बीता। ये सुबह सबके लिए नॉर्मल दिन की तरह थी, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। दिन के करीब 10 बजे के आसपास ईशा जब हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए गई तो रिद्धि उसके साथ थी। लेकिन अस्पताल से चेकअप कराने के बाद जब वो बाहर आई तो रिद्धि को फ़ोन आया, एक इमरजेंसी केस में उसे कोर्ट जाना पड़ रहा है। हालांकि रिद्धि पहले ईशा को घर छोड़कर कोर्ट जाने वाली थी, लेकिन जब ईशा ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि रिद्धि को अस्पताल से डायरेक्ट जाना चाहिए तो रिद्धि काफ़ी समझाने के बाद चली गई। ईशा ने अद्वैत को फ़ोन कर दिया। अद्वैत जो कि आशीष और रुद्र के साथ बैठा काम कर रहा था, जब उसे ईशा का फ़ोन आया तो अद्वैत ने ईशा को अस्पताल पर ही रुकने को कहा क्योंकि वो उसे लेने आ रहा था। रुद्र ने भी ये सुनकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना काम करने लगा। अद्वैत हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाले पल में सबकी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है। ईशा अस्पताल के बाहर जो गार्डन था वहाँ चली गई। वहाँ थोड़ा फ्रेश फील करना चाहती थी, इसलिए गार्डन में घूम रही थी। हालांकि उसके बॉडीगार्ड आसपास थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईशा अचानक से गार्डन में घूमते ही किडनैप हो चुकी थी। उसे चलती गाड़ी से किसी ने उठा लिया था। कोई कुछ समझ पाता और बॉडीगार्ड कुछ कर पाते उससे पहले ही गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई उन सब की आंखों से ओझल हो गई। अद्वैत जब वहां पहुंचा तो उसे बॉडीगार्ड ने सारी खबर दी कि ईशा का किडनैप हो चुका है। अद्वैत तो ये सुनकर बुरी तरीके से घबरा चुका था। उसने अपने बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तरेड़ा था। उसने सीधे रुद्र को फ़ोन किया। रुद्र जो कि काम कर रहा था, अचानक अद्वैत का कॉल देख हैरानी से कुछ सोचने लगा। आशीष भी रुद्र के साथ ही था। आशीष ने भी रुद्र की तरफ देखा और कहा। आशीष बोला, अद्वैत का कॉल तुम्हें क्यों आ रहा है? रुद्र बोला, पता नहीं, ईशा को हॉस्पिटल लेने गया है। शायद ईशा का मन कर रहा हो मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का। 1 मिनट, मैं उसे बता देता हूँ कि शाम को रुद्राक्षी को लेकर घर आऊँगा और तुम भी चल रहे हो आज शाम को। आशीष बोला, जो हुक्म। नहीं जाऊँगा तो ईशा मारेगी, वैसे भी कब से कह रही है घर आने को। रुद्र बोला, हाँ कहेगी ना, पहले उसके पास 2 भाई थे, अब 3 हो गए हैं। ये सुनकर आशीष ने हाँ में सर हिलाया तो रुद्र ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अद्वैत की घबराती हुई आवाज़ थी। फ़ोन स्पीकर में था, इसलिए आशीष को भी अद्वैत की आवाज़ सुनाई दी। रुद्र बोला, हेलो, बोलो अद्वैत, क्या हुआ? अद्वैत बोला, वो ईशा का किडनैप हो गया, तुम जल्दी आ जाओ। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा तो रुद्र चिल्लाते हुए बोला। रुद्र बोला, क्या क्या कहा तुमने? देखो, अगर ये कोई प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा प्रैंक मत करो। अद्वैत बोला, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ और मेरे पहुँचने से कुछ मिनट पहले ही ईशा को कोई उठा कर ले गया। रुद्र बोला, तो तुम्हारे बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे? अद्वैत बोला, वो भी आसपास ही थे। ईशा ने कहा उसे गार्डन एरिया में घूमना है और इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर उसे सफोकेशन हो रही है, तो उसने बॉडीगार्ड को खुद से दूर भेज दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक वाइट कलर की वैन में कुछ लोग उठाकर उसे लेकर चले गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम जल्दी यहाँ आओ। रुद्र बोला, ठीक है, तुम पुलिस से फ़ोन पर बात करो, मैं भी कमिश्नर से बात करता हूँ। ऐसे कैसे किसी ने मेरी बहन को हाथ लगाया और किडनैप करने की हिम्मत की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रुद्र ईशा की किडनैप होने की बात सुनकर गुस्से से बौखला चुका था। वहीं आशीष उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। रुद्र और आशीष दोनों ही जल्दी जल्दी में अस्पताल पहुंचे। वहां अद्वैत पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुका था। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की थी, लेकिन वो गाड़ी कहाँ गायब हुई इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। अद्वैत इस बात से परेशान था कि ईशा एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से कमज़ोर भी। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अद्वैत की आंखों में लाचारी, बेबसी साफ नजर आ रही थी। वहीं घर पर भी इस बारे में सबको पता चल गया था। सब घर पर यही प्रार्थना कर रहे थे कि अद्वैत और रुद्र जल्द से ईशा को ढूंढ ले। घर पर गर्विक सब संभाल रहा था, तभी आशीष ने किसी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से जिस इंसान ने फ़ोन कॉल रिसीव किया वो इंसान आशीष की बात सुनने के बाद बोला। वो इंसान बोला, ठीक है, मैं देखती हूँ। आशीष ने यह सुनने के बाद फ़ोन कट कर दिया और वापस से पुलिस कमिश्नर के साथ ईशा के फ़ोन ट्रैकिंग और बाकी सब चीज़ों को ट्रैक करवाने में लग गया। ईशा का फ़ोन आधे रास्ते तक ऑन था जब तक ईशा के फ़ोन पर गुंडों की नज़र नहीं गई, लेकिन जैसे ही गुंडों ने ईशा के बैग में फ़ोन देखा तो उन्होंने फ़ोन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अद्वैत और रुद्र के आदमी उतनी जगह तक जा चुके थे जहां उन्हें फ़ोन की लास्ट लोकेशन मिली। उन्होंने आसपास जितने भी कैमरे थे उन सबको चेक करवाया, लेकिन गाड़ी कहाँ गायब हुई किसी को पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ ईशा, जो कि थकान से बेहोश हो चुकी
रही थी, जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक स्टोर रूम जैसी जगह में पाया। उसके दोनों हाथ बंधे थे, मुंह पर पट्टी लगी थी। उसे धीरे धीरे होश आया। पूरी तरीके से जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाया। सामने कुछ गुंडे उसे देखकर हंस रहे थे। ईशा ने उन लोगों की तरफ देखा और वो कुछ कहती उससे पहले ही एक गुंडा हंसते हुए गुंडा बोला, देख रहा है मोंटी, बॉस ने जिस छमिया को उठाने के लिए कहा था उसका कितना तगड़ा पैसा दे रहा है हमें, तो क्यों ना थोड़े मजे हम भी ले ले। तभी दूसरा आदमी जिसका नाम रोहिल था वो हंसते हुए रोहिल बोला, ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोचना भी मत, नहीं तो बॉस तुम्हारी जान ले लेगा। ईशा उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने अपने मुंह से पट्टी हटानी चाही तो गुंडे उसे देखकर हंसने लगे। तभी मोंटी बोला, अरे खोल दे इसके मुंह की पट्टी, देख तो क्या बोलना चाह रही है मोहतरमा। इतना सुनते ही एक दूसरे गुंडे ने ईशा के मुंह से पट्टी हटा दी। जैसे ही पट्टी हटी ईशा जोर से बोली, ईशा बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी मोंटी बोला, हम हैं किडनैपर और तुम्हारा किडनैप हो गया है। ईशा बोली, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। तभी मोंटी बोला, तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे बॉस लोगों का बिगाड़ा है, इसलिए तो उन्होंने तुझे उठाने का पैसा दिया है हमें। देख छमिया, हम तो पैसों के लिए काम करते हैं, पैसे मिले तुझे उठाने के तो हमने तुझे उठा लिया। तभी ईशा बोली, किसने दिए तुम्हें पैसे। तभी मोंटी बोला, अरे क्या करोगी जानकर, चुपचाप पड़ी रहना यहाँ, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तुझे जिंदा रखने का ऑर्डर मिला है हम लोगों को। तभी ईशा बोली, छोड़ दो मुझे, अगर मेरे पति या मेरे भाई को तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम्हारी पुश्ते नाश कर देंगे वो दोनों। तभी मोंटी बोला, अच्छा क्यों, कहीं का राजा है क्या तेरा बाप भाई, जो तू ये तेरे पति की धमकी दे रही है हमें। देख रहा है विनोद, मुझे धमकी दे रही है, मोंटी को। ईशा बोली, हाँ दे रही हूँ, याद रखना मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, छोड़ दो मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। तभी मोंटी बोला, नहीं छोड़ेंगे, पूरे 20 लाख रुपए मिले हैं तुझे किडनैप करने के, और इससे ये पता चलता है कि तगड़ी पार्टी है तू। आज तक 20 लाख रुपए किसी ने सुपारी में नहीं दिए हैं, और हमारे लिए बहुत लकी भी है तू। 20 लाख एकदम से आ गए, खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ईशा बोली, तुम ऐसा पैसों के लिए कर रहे हो ना। मोंटी बोला, हाँ छमिया, तुझे क्या लगता है हमें कोई शौक चढ़ा है तुझे उठाने का, हमें ऑर्डर मिला था और पैसे भी, तो हमने कर लिया तेरा किडनैप। तभी ईशा बोली, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी, छोड़ दो मुझे। जैसे ही मोंटी ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी गुंडे थे सब ईशा को घूर घूर कर ही देख रहे थे कि ईशा ने ये क्या कह दिया। ईशा की बात सुनकर क्या मोंटी ईशा को छोड़ देगा या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।